मेरे दोस्त आर्थर विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज आपको बताने जा रहे हैं हम कृष्णदेव राय के बारे में, जो विजयनगर के सबसे महान राजा हुए। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विजयनगर पे कितने राजवंशों ने शासन किया, उसमें मैंने कृष्णदेव राय के बारे में ही बताया था। अब मैं उनके बारे में विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वह विजयनगर साम्राज्य के तुल्लु वंश के सबसे महान शासक हुए। और उनको महान क्यों कहा गया, इसके बारे में। किसी भी व्यक्ति को महान कहने के पीछे एक लक्ष्य होता है, एक कारण होता है, एक उनका कार्य होता है। जैसे कि इनके शासन काल में 8 विद्वान इनके राज्य में रहा करते थे, इसलिए उन्हें अष्टदिग्गज भी कहा गया है। साथ ही इनके शासन काल में स्थापत्य कला, संस्कृति सब उच्चरम उत्कर्ष पे थी। और ये विद्या के बड़े प्रेमी थे, जिसकी वजह से इनका जो साम्राज्य था वो काफी शिक्षित रहा है। अब हम इसके बारे में विस्तार से डायग्राम बताने जा रहे हैं। कृष्णदेव राय तुल्लु वंश के राजा थे। कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? तुल्लु वंश के राजा थे, जो कि 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन किए हैं। यानी ये कब से कब तक शासन किए हैं? 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन किए हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महान शासक हुए। ये विजयनगर के सबसे महान शासक हुए क्योंकि महान शासक होने के पीछे इनके कर्तव्य था। और इनके द्वारा सृजन किया गया 2 बुक ग्रंथ है। एक का नाम अमुक्त मल्यादम, एक जावंती कल्याणम है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। कृष्णदेव राय 1513 ईस्वी में उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को हराया था। यानी उड़ीसा के जो राजा थे गजपति प्रताप रुद्र को 1513 में कृष्णदेव राय ने पराजित कर उनकी कन्या से विवाह किया, उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कृष्णदेव राय ने 1520 में सुल्तान आदिल शाह को भी हराकर बीजापुर को भी जीत लिया। इनके शासनकाल में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति मांगी थी। यानी एक पुर्तगाली गवर्नर भारत में व्यापारिक संधि के तहत आया था इनके राज्य में, और उसने इनसे यह अनुमति प्रदान माफ कीजिएगा, उन्होंने कृष्णदेव राय से यह अनुमति ली कि मैं भटकल में क्या बनाना चाहता हूँ? दुर्ग बनाना। दुर्ग मतलब होता है द्वार, यानी प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। उड़ीसा के विजय के उपलक्ष्य में जब उन्होंने उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्र को पराजित किया था, उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय भवन का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में कला विद्या काफी चरमोत्कर्ष पे थी, जिनके कारण इनके शासन में प्रसिद्ध विद्वान मौजूद थे। यानी विद्या प्रेमी होने के कारण इनके जो शासनकाल था, इनका जो राज्य था, इनमें विद्वानों की मौजूदगी ज्यादा थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु राजनीति पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अमुक्त मल्यादम, जो तेलुगु राजनीति पर आधारित है। संस्कृत में जबवंती कल्याणम नामक ग्रंथ का सृजन किया। इनके दरबार में 8 विद्वान, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया, और इन्होंने स्वयं को आंध्रभोज भी कहा है। कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला को काफी प्रोत्साहित किया। इन्होंने अपनी मां नगला देवी के नाम पर नागलपुर नगर बसाया। यानी पूछा जाए सवाल, अगर पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर जो बसाया किसके नाम पे, तो अपनी माता नगला देवी के नाम पे बसाया। डेमिंगोस पेज जो इटली का यात्री था, जो कहाँ आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, जिसने यह बताया इनकी भव्यता, इनकी सौंदर्यता को देख के, इनके साम्राज्य को देखकर इनकी तुलना इटली से कर दिया। कहा कि इटली की तरह यह साम्राज्य दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की जो बनावट थी, यहाँ की कला संस्कृति स्थापत्य थी, जो काफी चरमोत्कर्ष थी। इसे देखकर वह काफी प्रभावित हुआ था, आकर्षित भी हुआ था, जिसकी वजह से इसका वर्णन उसने किया। अब आता है, ये तो हो गए कृष्णदेव राय के वो परिचय जिसकी वजह से कृष्णदेव राय को महान भी कहा जाता है और बेहतर राजा भी कहा जाता है। इनके बारे में बाबर ने अपने बाबरनामा में बड़ा अच्छा से विवरण दिया है, क्योंकि दक्षिणी भारत में इनका शासनकाल था और उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य बाबर का शासनकाल था। अब आता है सिंचाई व्यवस्था। किसी भी राज्य को संपन्न बनाने में खेती का सबसे ज्यादा भूमिका होती है, क्योंकि खेती की वजह से ही क्या होता है? अनाज पैदा होता है, और अनाज के जरिए ही खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। जिससे आप मान लीजिए, हम अगर इस देश के सैनिक हैं तो सैनिक को भोजन चाहिए तभी लड़ सकता है। राजा की प्रजा को भोजन चाहिए, जिससे प्रजा सुदृढ़ और मजबूत हो सकती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है खेतों की सिंचाई की व्यवस्था सही तरीके से कराना। अगर सिंचाई व्यवस्था सही होगी तो देश क्या होगा? आगे बढ़ेगा। आज आप देखिए, मौजूदा दिनों में आपने देखा होगा कि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि फसल की जो रोपाई की गई है वो क्या हो गया है? सूखना शुरू हो गया है। यानी कहा जाए तो मानसून तो समय पे आया है, लेकिन उसका असर जो अभी दिख नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होता है? फसल सुखाड़ की तरफ जा रहा है। अगर जब वही फसल पक जाएगी तो बारिश इतनी हो जाती है कि वो फसल नष्ट हो जाती है। यानी दोनों तरफ से देखा जाए कि अनाज की जो कमी है, जो हमारे समाज में आगे चल के इसकी महंगाई को बढ़ा सकती है। जैसे आज के डेट में टमाटर भी महंगा हो गया है। तो सिंचाई व्यवस्था हम जानेंगे कि किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई व्यवस्था थी। विजयनगर राज्य में सिंचाई व्यवस्था पर काफी ध्यान दिया गया। विजयनगर के राजाओं ने, यानी विजयनगर के राजा को राय कहा जाता था, रायों ने
जो सिंचाई की व्यवस्था का तरकीब अपनाया था, इसमें काफी फोकस किया था, काफी ध्यान दिया था। विजयनगर चारों तरफ से ग्रेनाइट के चट्टानों से घिरा हुआ था, यानी विजयनगर चारों तरफ से किस चट्टान से घिरा हुआ था? तो ग्रेनाइट के चट्टानों से घिरा हुआ था। और इनके चट्टानों की तरफ से जलधाराएं फूटकर कई तरह से नीचे आया करती थी, जो तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। यानी इन चट्टानों से कई जलधाराएं फूटकर तुंगभद्रा एक नदी थी जिसमें मिलती थी, और जहां पे गिरने की यानी जहां जलधाराएं गिरती थी वहां पे बहुत प्राकृतिक बड़ा कुंड, यानी प्राकृतिक रूप से एक बड़ा कुंड बन गया। जहां पर भी पानी लगातार गिरता है वहां पे धीरे धीरे एक बहुत बड़ा कुंड बन जाता है। इन सभी धाराओं को मिलाकर एक हौज बनाया गया था। इन सभी धाराओं को मिलाकर क्या बनाया गया था? एक हौज। हौज का मतलब होता है जैसे कि आज की डेट में पानी इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं? पानी टंकी बैठाते हैं घर पे ताकि पानी को इकट्ठा कर सके। उसी प्रकार उस समय एक हौज बनाया गया। एक सबसे फेमस हौज है वहां का कमलपुरम जलाशय, जिसके जरिए वहां के अगल बगल खेतों की सिंचाई कर ली जाती थी। इनमें से एक नहर का निर्माण कराया गया जिसे हेरिया नहर के नाम से हम जानते हैं। अब आता है व्यापार, यानी सिंचाई अच्छी हो गई। अब देश को आगे बढ़ाने में व्यापार का बड़ा भूमिका होता है कि आपका व्यापारिक और वाणिज्य स्थिति हो कैसी है, विदेशों के साथ आपकी नीति किस प्रकार है, और देश की आंतरिक व्यापार किस प्रकार हो रहा है। तो विजयनगर के लोग अरब और मध्य एशिया से घोड़े का अत्यधिक व्यापार करते थे। यानी विजयनगर के ज्यादातर लोग घोड़े मंगाने का जो कार्य करते थे कहां से करते थे? अरब और मध्य एशिया से करते थे। शुरू में अरबों का व्यापार पर एकाधिकार था, यानी शुरू से ही अरबों का व्यापार पर एकाधिकार रहा। लेकिन धीरे धीरे जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ, बहुत सारा देश भारत में आने लगे, जिसकी वजह से विजयनगर दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन कई वर्षों तक अरबों के साथ ही इनका व्यापार जुड़ा ही रहा है। विजयनगर मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध है। सवाल आता है कि विजयनगर किस लिए प्रसिद्ध था, यानी विजयनगर का जो बाजार था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो बोलिएगा मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए और रत्नों के लिए। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार मलाया, जो आज की डेट में मालदीव कहते हैं, बर्मा, पुर्तगाल, चीन, अरब, ईरान और अफ्रीका के साथ था। यानी विजयनगर का साम्राज्य विदेशी व्यापार पूछा जाए किन किन देशों के साथ था, तो आप बोल सकते हैं मलाया, बर्मा, पुर्तगाल, चीन, अरब, ईरान और अफ्रीका के साथ था। विजयनगर के लोग इन देशों में कपड़ा, चावल, लोहा, चीनी और मसाला भेजा करते थे, और वहां से तांबा और आभूषण मंगाया करते थे, और चीन से हम रेशम का आयात करते थे। इस प्रकार हमें यह मालूम चला कि विजयनगर के महान राजा कृष्णदेवराय की क्या उपलब्धियां थी। फिर मैंने जानकारी हासिल किया कि सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, और मैंने यह जाना व्यापार यहाँ का कैसा था। थैंक यू।